नमस्कार दोस्तों। हमारे चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक देश असल में अमीर कैसे बनता है? क्या सिर्फ सोने चांदी के कोई सारे खजाने इकट्ठा कर लेने से कोई देश अमीर हो जाता है, या फिर असली दौलत कहीं और छिपी होती है? आज हम एक ऐसे महान दार्शनिक की दुनिया में उतरने वाले हैं जिन्होंने एक किताब नहीं बल्कि सैकड़ों सवाल लिखकर अपने देश की सोई हुई आत्मा को जगाने की कोशिश की। हम बात कर रहे हैं जॉर्ज बर्कले की और उनकी बहुत ही अनोखी और क्रांतिकारी किताब द क्वेस्ट की। ये ऑडियो बुक आपको फिलॉसफी के साथ साथ इकोनॉमिक्स की एक ऐसी रोमांचक यात्रा पर ले जाएगी जहां आपको पता चलेगा कि पैसे का असली मतलब क्या है और एक गरीब देश भी कैसे अपनी किस्मत खुद बदल सकता है। बर्कले ने यह किताब आज से लगभग 300 साल पहले आयरलैंड की भयानक गरीबी को देखकर लिखी थी, लेकिन उनके सवाल आज भी उतने ही ताजे और उतने ही जरूरी हैं, खासकर हमारे अपने देश भारत के लिए। ये ऑडियो बुक आपको जवाब नहीं देगी, ये आपके दिमाग में सवाल पैदा करेगी, आपको सोचने पर मजबूर करेगी। क्या आप तैयार हैं उस महान विचारक के साथ सवालों के इस चक्रव्यूह में उतरने के लिए और दौलत, गरीबी और तरक्की के बारे में अपनी सारी पुरानी धारणाओं को चुनौती देने के लिए? तो चलिए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर नंबर 1। जब एक दार्शनिक ने पूछा, मेरा देश गरीब क्यों है? दोस्तों, किसी भी किताब को, खासकर ऐसी किताब को जो सवालों से भरी हो, उसे समझने के लिए हमें पहले उस समय और उस दर्द को समझना होगा जिसमें से वो सवाल पैदा हुए थे। जॉर्ज बर्कले को हम सब एक बहुत ही गहरे आदर्शवादी दार्शनिक के रूप में जानते हैं, जिन्होंने कहा था कि होने का मतलब है महसूस किया जाना। लेकिन द क्वेस्ट में हम एक बिल्कुल अलग बर्कले से मिलते हैं। यहाँ वो एक फिलॉसफी के प्रोफेसर नहीं, बल्कि अपने देश के दुख से दुखी एक देशभक्त नागरिक हैं, एक समाज सुधारक हैं। कहानी है 18वीं सदी के आयरलैंड की। कल्पना कीजिए एक ऐसे देश की जो कागज पर तो बहुत सुंदर और हरा भरा है, लेकिन जहां के ज्यादातर लोग भयानक गरीबी, भुखमरी और लाचारी में जी रहे हैं। आयरलैंड उस समय इंग्लैंड का एक उपनिवेश था, एक गुलाम देश। इंग्लैंड के कानून जानबूझकर आयरलैंड के उद्योगों को विकसित होने नहीं देते थे, ताकि वो इंग्लैंड के उद्योगों से मुकाबला न कर सकें। देश की ज्यादातर जमीन अंग्रेज जमींदारों के कब्जे में थी, जो खुद तो इंग्लैंड में ऐश करते थे और यहां से लगान वसूल कर वहीं खर्च कर देते थे। देश में सिक्कों की, यानी पैसों की, इतनी ज्यादा कमी थी कि लोग आपस में छोटा मोटा व्यापार भी नहीं कर पाते थे। और इस आर्थिक गुलामी से भी ज्यादा विशाल एक और समस्या थी, और वो थी मानसिक गुलामी। बर्कले ने देखा कि लोगों ने अपनी इस गरीबी को अपनी किस्मत मान लिया है। उनमें एक तरह की निराशा और आलस्य भर गया था। जो कुछ बहुत अमीर आयरिश लोग थे भी, वो अपने देश में बने हुए सामान को घटिया समझते थे और फ्रांस और इंग्लैंड से आने वाली महंगी और विदेशी चीजों पर अपनी दौलत उड़ाने में शान समझते थे। देश का पैसा देश से बाहर जा रहा था और देश अंदर से खोखला होता जा रहा था। इसी माहौल में जॉर्ज बर्कले, जो आयरलैंड के क्लोइन शहर के बिशप थे, वो अपने आसपास के लोगों की इस दुर्दशा को देखते थे और उनका दिल जलता था। वो सिर्फ चर्च में बैठकर प्रार्थना करने वालों में से नहीं थे, वो एक एक्शन लेने वाले इंसान थे। उन्होंने फैसला किया कि वो अपने देशवासियों को इस नींद से जगाएंगे। लेकिन वो ये कैसे करते? अगर वो कोई भाषण देते या कोई लेख लिखते, तो शायद लोग उसे अध्ययन करते और भूल जाते, या फिर सरकार उसे एक विद्रोह की तरह देखती। तो बर्कले ने एक बहुत ही अनोखा और बहुत ही चतुर तरीका अपनाया। उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम था द क्वेस्ट, यानी सवाल पूछने वाला। इस किताब में उन्होंने एक भी दावा नहीं किया, एक भी जवाब नहीं दिया। उन्होंने बस सवाल पूछे, एक के बाद एक, लगभग 900 सवाल। ये कोई साधारण सवाल नहीं थे। ये ऐसे सवाल थे जो तीर की तरह सीधे दिमाग में लगते थे। ये ऐसे सवाल थे जो पाठक को सोचने पर, अपने आसपास की दुनिया पर सवाल उठाने पर और अंत में खुद ब खुद बर्कले के ही निष्कर्षों तक पहुंचने पर मजबूर कर देते थे। ये एक तरह का सुकराती संवाद था, जहां गुरु शिष्य को जवाब नहीं देता, बल्कि सही सवाल पूछकर उसे जवाब तक पहुंचने में मदद करता है। बर्कले अपने सभी आयरिश भाइयों से यही कर रहे थे। वो उनसे पूछ रहे थे, मेरे दोस्त, जरा सोचो तो सही कि हम इतने गरीब क्यों हैं? क्या हमारी किस्मत ही खराब है, या फिर हम कुछ बहुत ही बुनियादी गलतियां कर रहे हैं? ये किताब एक देशभक्त का अपने देश के लिए एक दर्द भरा प्रेम पत्र है। ये एक डॉक्टर का अपने बीमार मरीज के लिए लिखा गया निदान का पर्चा है। और इस निदान की शुरुआत बर्कले एक बहुत ही मौलिक और क्रांतिकारी सवाल से करते हैं।
एक ऐसा सवाल जो आज भी अर्थशास्त्र की दुनिया का सबसे प्रमुख सवाल है। वो सवाल है, दौलत क्या है? एक देश की असली संपत्ति क्या होती है? क्या वो सोना चांदी है या कुछ और? इसी एक सवाल के जवाब में बर्कले की पूरी फिलॉसफी का राज छिपा है, और उस राज से पर्दा हम उठाएंगे अगले चैप्टर में। चैप्टर नंबर 2, दौलत का असली मतलब। क्या सोना चांदी ही सब कुछ है? दोस्तों, बर्कले अपनी सवालों की इस श्रृंखला की शुरुआत उस सबसे महत्वपूर्ण गलतफहमी पर चोट करके करते हैं जो उस समय के अर्थशास्त्र पर हावी थी और जो शायद आज भी कई लोगों के मन में है। वो गलतफहमी है कि एक देश की दौलत उसके सोने और चांदी के खजाने से मापी जाती है। उस समय के मर्केंटाइलिस्ट अर्थशास्त्री यही मानते थे। उनका मानना था कि एक देश को ज्यादा से ज्यादा सोना चांदी अपने देश में इकट्ठा करना चाहिए और उसे बाहर जाने से रोकना चाहिए। इसी सोच के कारण देश एक दूसरे से युद्ध करते थे, उपनिवेश बनाते थे और व्यापार पर तरह तरह के प्रतिबंध लगाते थे। बर्कले ने सवालों की एक बौछार करके इस पूरी सोच की नींव को हिलाकर रख दिया। वो पूछते हैं, क्या एक इंसान जिसके पास सोने के पर्वत हों, लेकिन वो किसी रेगिस्तान में फंसा हो जहां ना खाना हो और ना पानी, क्या उसे अमीर कहा जा सकता है? जवाब है नहीं। उस सोने का वो क्या करेगा? वो उसे खा तो नहीं सकता। बर्कले हमें समझाते हैं कि सोना चांदी अपने आप में दौलत नहीं है। वो तो दौलत को मापने का सिर्फ एक पैमाना है, एक प्रतीक है। तो फिर असली दौलत क्या है? बर्कले एक बहुत ही सरल और बहुत ही गहरा जवाब देते हैं। वो पूछते हैं, क्या किसी देश की असली दौलत उस देश की जमीन की उर्वरता, उसके लोगों की मेहनत और उनके हुनर में नहीं है? यही बर्कले के अर्थशास्त्र का मूल मंत्र है। असली दौलत है उत्पादन करने की क्षमता। एक देश अमीर तब होता है जब उसके लोग मेहनती और हुनरमंद हों, और वो अपनी जमीन और अपने संसाधनों का इस्तेमाल करके ऐसी चीजें बना सकें जो लोगों के काम आए, जैसे कि खाना, पोशाक और घर। एक देश जिसके पास एक भी सोने की खान ना हो, लेकिन उसके लोग बहुत मेहनती हों, तो वो अपनी मेहनत से चीजें बनाकर और उन्हें बेचकर दुनिया का सारा सोना खरीद सकता है। लेकिन एक देश जिसके पास सोने की खानें तो हों, लेकिन उसके लोग आलसी हों, तो वो धीरे धीरे अपना सारा सोना विदेशी सामान खरीदने में घंवा देगा और गरीब हो जाएगा। ये विचार आज हमें बहुत स्वाभाविक लग सकता है, लेकिन उस जमाने में ये एक बहुत विशाल क्रांति थी। बर्कले कह रहे थे कि हमें सोने के पीछे भागना बंद कर देना चाहिए और अपना ध्यान अपने लोगों की क्षमता को अधिक करने, उन्हें हुनर सिखाने और अपने देश में उत्पादन को अधिक करने पर लगाना चाहिए। वो आयरलैंड के लोगों से पूछ रहे थे, क्या हमारे पास उपजाऊ जमीन नहीं है? क्या हमारे लोग मेहनती नहीं हैं? तो फिर हम क्यों अपनी जरूरत की हर छोटी बड़ी चीज के लिए विदेशों पर निर्भर हैं? क्या ये शर्म की बात नहीं है कि हम अपने बच्चों को पहनाने के लिए पोशाक भी फ्रांस से मंगवाते हैं, जबकि हमारे अपने देश में भैरे हैं और हमारे अपने लोग ऊन काट सकते हैं? बर्कले एक तरह से स्वदेशी का नारा 300 साल पहले ही दे रहे थे। वो समझ गए थे कि आर्थिक आजादी के बिना राजनीतिक आजादी का कोई मतलब नहीं है। वो अपने देशवासियों को उनकी अपनी ताकत का एहसास करा रहे थे। वो कह रहे थे कि दौलत कहीं बाहर से नहीं आएगी। दौलत तुम्हारे अपने हाथों में, तुम्हारे अपने खेतों में और तुम्हारे अपने दिमाग में ही छिपी हुई है। जरूरत है तो बस उसे पहचानने और उसे काम पर लगाने की। इस एक विचार ने ही दौलत के बारे में सोचने का पूरा नजरिया बदल दिया। इसने दौलत को एक मरी हुई, इकट्ठी की जाने वाली चीज से एक जिंदा, बहने वाली और पैदा की जाने वाली चीज में बदल दिया। लेकिन अब यहाँ एक बहुत अहम और व्यावहारिक सवाल आता है। अगर असली दौलत मेहनत और उत्पादन है और सोना चांदी सिर्फ एक प्रतीक है, तो फिर पैसे का क्या रोल है? अगर एक देश के पास मेहनती लोग भी हैं और संसाधन भी, लेकिन उनके बीच व्यापार करने के लिए, चीजों को खरीदने बेचने के लिए सिक्के ही ना हों, तो क्या होगा? आयरलैंड की यही सबसे प्रमुख समस्या थी, और इस समस्या का बर्कले ने जो समाधान सुझाया, वो इतना ज्यादा क्रांतिकारी और अपने समय से इतना आगे था कि उसे पूरी तरह से समझने में दुनिया को और 200 साल लग गए। वो समाधान क्या था? इसका खुलासा हम करेंगे अगले चैप्टर में। चैप्टर नंबर 3, पैसा क्या है? एक टिकट, एक भरोसा या कुछ और? दोस्तों, पिछले चैप्टर में हमने जॉर्ज बर्कले के इस क्रांतिकारी विचार को समझा कि असली दौलत सोना चांदी नहीं, बल्कि लोगों की मेहनत और उत्पादन क्षमता है। लेकिन अब बर्कले एक और भी गहरे और ज्यादा मौलिक सवाल की ओर जाते हैं। वो पूछते हैं, अगर सोना चांदी दौलत नहीं है,
तो फिर पैसा क्या है? आज हम सब पैसे का इस्तेमाल करते हैं। हम उसके लिए काम करते हैं, हम उसे बचाते हैं। लेकिन क्या हमने कभी रुककर सोचा है कि कागज का एक भाग या धातु का एक सिक्का, जिसमें अपने आप में कोई मूल्य नहीं है, वो इतना मूल्यवान कैसे बन जाता है? बर्कले ने इस सवाल की बहुत ही गहरी पड़ताल की और पैसे के स्वभाव के बारे में कुछ ऐसे सिद्धांत दिए जो आज के आधुनिक अर्थशास्त्र की नींव माने जाते हैं। उस समय ज्यादातर लोग मानते थे कि पैसे का मूल्य इसीलिए है क्योंकि वो सोने या चांदी जैसी किसी कीमती धातु से बना है। पैसे का मूल्य उसकी धातु का मूल्य है। लेकिन आयरलैंड में तो सिक्के थे ही नहीं। तो क्या इसका मतलब था कि आयरलैंड के लोग मेहनत करके चीजें तो बना लें, लेकिन वो उन्हें एक दूसरे को बेच ही नहीं सकते? क्या व्यापार पूरी तरह से रुक जाना चाहिए? बर्कले ने कहा, बिल्कुल नहीं। और यहीं पर उन्होंने पैसे की एक नई और बहुत ही शक्तिशाली परिभाषा दी। वो अपने सवालों के जरिए हमें समझाते हैं कि पैसा अपने आप में कोई दौलत नहीं है। पैसा तो असली दौलत, यानी सामान और सेवाएं के लेन देन को आसान बनाने का सिर्फ एक औजार है। वो एक टिकट या काउंटर की तरह है। कल्पना कीजिए एक मेले की, जहां आप पहले काउंटर पर जाकर पैसे देकर टिकट खरीद लेते हैं और फिर उन टिकटों का इस्तेमाल करके अलग अलग झूलों का आनंद लेते हैं। वो टिकट अपने आप में कोई मूल्य नहीं रखते। उनका मूल्य सिर्फ उस झूले की सेवा के बदले में है जो वो आपको दिला सकते हैं। बर्कले कहते हैं कि पैसा भी ठीक इसी तरह काम करता है। ये समाज द्वारा बनाया गया एक कृत्रिम साधन है, एक सामाजिक आविष्कार है, जिसका एकमात्र उद्देश्य है लोगों की मेहनत और उनके उत्पादन को एक दूसरे तक पहुंचाना। पैसे का काम है अर्थव्यवस्था में खून की तरह बहना और हर अंग तक पोषण पहुंचाना। और अगर पैसा सिर्फ एक औजार है, एक टिकट है, तो फिर वो किसी भी चीज का बन सकता है। वो सोने का हो, चांदी का हो या सिर्फ कागज का एक भाग हो, इससे कोई फर्क नहीं होता। असली चीज है उस टिकट पर लोगों का भरोसा। अगर हम सब ये मान लें कि कागज के इस भाग के बदले में हमें बाजार में आटा दाल मिल जाएगा, तो वो कागज का भाग मूल्यवान हो जाएगा। पैसे का मूल्य उसकी धातु में नहीं, बल्कि समाज के सामूहिक भरोसे में निहित है। ये एक बहुत ही गहरा और क्रांतिकारी विचार था। बर्कले कह रहे थे कि पैसा कोई प्राकृतिक चीज नहीं है, ये एक मनोवैज्ञानिक और सामाजिक चीज है। इस समझ के आधार पर बर्कले आयरलैंड की सबसे प्रमुख समस्या, यानी सिक्कों की कमी, का एक बहुत ही साहसिक समाधान सुझाते हैं। वो पूछते हैं, अगर हमारे पास सोना चांदी नहीं है, तो क्या हम अपनी जमीन और अपनी मेहनत की गारंटी पर अपना खुद का पैसा नहीं बना सकते? क्या एक नेशनल बैंक या राष्ट्रीय बैंक की स्थापना नहीं की जा सकती जो कागज के नोट छापे? और क्या इन नोटों का मूल्य इस बात से तय नहीं होगा कि वो हमारे देश में बने हुए सामान और सेवाओं को खरीदने की क्षमता रखते हैं? ये आज के फिएट मनी का सिद्धांत है, जिसे आज दुनिया का हर देश इस्तेमाल करता है। फिएट मनी वो पैसा होता है जिसके पीछे कोई सोना नहीं होता, बल्कि सिर्फ उस देश की सरकार और उसकी अर्थव्यवस्था की ताकत का भरोसा होता है। बर्कले ये विचार 18वीं सदी में ही दे रहे थे। वो कह रहे थे कि आयरलैंड को इंग्लैंड से आने वाले सिक्कों का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। उसे अपनी अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए अपना खुद का इंजन बनाना चाहिए। एक नेशनल बैंक जो किसानों और कारीगरों को लोन दे, जो व्यापार को बढ़ावा दे और जो पैसे के बहाव को नियंत्रित करे। बर्कले के ये विचार इतने ज्यादा आधुनिक थे कि उस समय के ज्यादातर लोग उन्हें समझ ही नहीं पाए। लेकिन उन्होंने हमें पैसे के बारे में सोचने का एक बिल्कुल नया तरीका दिया। उन्होंने हमें सिखाया कि पैसा हमारा मालिक नहीं है, वो हमारा गुलाम है, हमारा औजार है। और हमें इस औजार का इस्तेमाल डर डर के नहीं, बल्कि समझदारी और साहस के साथ अपने देश की भलाई के लिए करना चाहिए। लेकिन सिर्फ एक नेशनल बैंक बना देने से और नोट छाप देने से ही क्या देश अमीर हो जाता? नहीं। बर्कले जानते थे कि जब तक देश के लोगों की सोच नहीं बदलेगी, तब तक कुछ नहीं बदलेगा। और उनकी सबसे महत्वपूर्ण चिंता थी अमीरों की एक खास आदत। वो आदत क्या थी और क्यों बर्कले कहते थे कि फैशन की एक महिला को देश का दुश्मन घोषित कर देना चाहिए? इस मजेदार लेकिन गंभीर सवाल का जवाब हम जानेंगे अगले चैप्टर में। चैप्टर नंबर 4, स्वदेशी अपनाओ। जब बर्कले ने कहा, अपने देश का बना हुआ पहनो, दोस्तों, जॉर्ज बर्कले ने यह तो समझा दिया था कि असली दौलत उत्पादन में है और पैसा सिर्फ उस उत्पादन को चलाने का एक साधन है। लेकिन वो ये भी देख रहे थे कि आयरलैंड में एक बहुत विशाल और अजीब सी समस्या है। यहाँ के लोग, खासकर जो अमीर और शिक्षित थे, वो अपने ही देश में बनी हुई चीजों को पसंद नहीं करते थे।
उन्हें लगता था कि आयरलैंड में बना हुआ पोशाक, फर्नीचर या कोई भी सामान घटिया होता है। असली शान तो फ्रांस की शराब पीने में, इटली के पोशाक पहनने में और इंग्लैंड का फर्नीचर खरीदने में है। इस आदत की वजह से क्या हो रहा था? आयरलैंड के लोग जो भी कुछ बहुत कमाई करते थे, वो सारी की सारी इन विदेशी और महंगी चीजों को खरीदने में देश से बाहर चली जाती थी। और आयरलैंड के अपने कारीगर, अपने जुलाहे, अपने किसान, सब बेरोजगार और गरीब होते जा रहे थे। बर्कले ने इस मानसिक गुलामी पर बहुत ही तीखे और व्यंग्यात्मक सवाल उठाए। उन्होंने अपने देश के अमीर वर्ग को आईना दिखाने की कोशिश की। उन्होंने पूछा, क्या एक ऐसा इंसान जो सिर्फ विदेशी चीजें ही खरीदता है, वो अनजाने में अपने ही देश के गरीबों को और गरीब नहीं बना रहा है? अगर हम अपनी सारी जरूरतें दूसरे देशों से ही पूरी करते रहेंगे, तो हमारे अपने लोगों को काम कहां से मिलेगा? क्या ये बुद्धिमानी है कि हम अपने भैरों की ऊन को विदेश भेजें, वहां से उसका पोशाक बनकर आए और फिर हम उसे 10 गुना ज्यादा दाम पर खरीदें, जबकि हमारे अपने जुलाहे भूखे मर रहे हैं? ये सवाल आज भी कितने प्रासंगिक लगते हैं, है ना? बर्कले एक तरह से बाय आयरिश या स्वदेशी अपनाओं का एक बहुत ही मजबूत आर्थिक तर्क दे रहे थे। वो समझा रहे थे कि जब आप अपने देश में बना हुआ सामान खरीदते हैं, तो वो पैसा देश से बाहर नहीं जाता। वो पैसा उस कारीगर के पास जाता है, कारीगर उस पैसे से किसान से अनाज खरीदता है, किसान उस पैसे से लोहार से अपने औजार खरीदता है, और इस तरह वो पैसा देश के अंदर ही घूमता रहता है, और हर चक्कर में वो देश की अर्थव्यवस्था को और मजबूत बनाता है। इसे आज की भाषा में मल्टीप्लायर इफेक्ट कहते हैं। बर्कले ने इस सिद्धांत को 300 साल पहले ही समझ लिया था। वो जानते थे कि ये सिर्फ एक आर्थिक समस्या नहीं है, ये एक सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक समस्या भी है। ये अपनी चीजों को लेकर एक हीन भावना की समस्या है। इसीलिए उन्होंने कुछ बहुत ही मजेदार और चुभने वाले सवाल भी पूछे। उन्होंने पूछा, क्या फैशन की एक महिला को देश का दुश्मन घोषित नहीं कर देना चाहिए? बेशक उनका मतलब किसी महिला का अपमान करना नहीं था। वो तो बस उस समय के फैशन के चलन पर एक व्यंग्य कर रहे थे, जहां अमीर महिलाएं सिर्फ विदेशी पोशाक और गहने पहनने में ही अपनी शान समझती थीं, और इस प्रक्रिया में वो अपने देश की अर्थव्यवस्था को कितना नुकसान पहुंचा रही थीं, इसका उन्हें कोई अंदाजा ही नहीं था। बर्कले का समाधान क्या था? उन्होंने कहा कि हमें अपने देश में बनी हुई चीजों को इस्तेमाल करने में गर्व महसूस करना सीखना होगा। हमें अपने कारीगरों और उत्पादकों को प्रोत्साहित करना होगा। उन्होंने तो यहां तक सुझाव दिया कि सरकार को ऐसे कानून बनाने चाहिए जो विदेशी लग्जरी सामानों के आयात को हतोत्साहित करें और घरेलू उद्योगों को बढ़ावा दें। वो एक आत्मनिर्भर आयरलैंड का सपना देख रहे थे, एक ऐसा आयरलैंड जो अपनी जरूरतों के लिए किसी और का मोहताज न हो। ये विचार हमें एक बहुत महत्वपूर्ण सबक सिखाता है। देशभक्ति सिर्फ नारे लगाने या झंडा फहराने का नाम नहीं है। सच्ची देशभक्ति अपने देश के लोगों की आर्थिक भलाई में भी योगदान देना है। जब आप एक स्थानीय कारीगर से कोई चीज खरीदते हैं, तो आप सिर्फ एक सामान नहीं खरीद रहे होते। आप अपने देश की अर्थव्यवस्था में एक छोटा सा लेकिन महत्वपूर्ण निवेश कर रहे होते हैं। आप एक परिवार को रोजगार दे रहे होते हैं। बर्कले हमें यह भी याद दिलाते हैं कि आर्थिक विकास सिर्फ सरकार की ही जिम्मेदारी नहीं है, ये हम सब की, यानी उपभोक्ताओं की भी जिम्मेदारी है। हमारे छोटे छोटे खरीदारी के फैसले मिलकर एक बहुत अहम राष्ट्रीय प्रभाव डाल सकते हैं। तो अगली बार जब आप बाजार जाएं, तो एक पल के लिए बर्कले के इन सवालों को जरूर याद कीजिएगा। लेकिन बर्कले जानते थे कि सिर्फ स्वदेशी अपनाने से ही काम नहीं चलेगा। जब तक देश के लोगों की एक और बुरी आदत नहीं सुधरेगी, तब तक कोई भी आर्थिक योजना सफल नहीं हो सकती। वो आदत थी आलस्य। तो आलस्य की इस बीमारी पर बर्कले के क्या विचार थे और उन्होंने इसका क्या इलाज सुझाया, इसे हम जानेंगे अगले चैप्टर में। चैप्टर नंबर 5, आलस्य, एक देश की सबसे प्रमुख बीमारी। दोस्तों, जॉर्ज बर्कले ने आयरलैंड की गरीबी के कई बाहरी कारणों, जैसे कि इंग्लैंड के कानून और पैसों की कमी, का तो विश्लेषण कर ही लिया था। लेकिन वो एक सच्चे दार्शनिक की तरह समस्या की मूल तक जाना चाहते थे। और उन्हें ये एहसास हुआ कि आयरलैंड की गरीबी का एक बहुत अहम कारण बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक है। वो कारण है लोगों के अपने चरित्र में, उनकी अपनी आदतों में। और वो सबसे विशाल और सबसे विनाशकारी आदत थी आलस्य। बर्कले का मानना था कि कोई भी देश तब तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक उसके नागरिक मेहनती और उद्यमी न हों। उन्होंने अपने चारों ओर देखा कि कैसे लोगों ने एक तरह की निराशा और अकर्मण्यता को अपना लिया है।
गरीब लोग भीख मांगना ज्यादा आसान समझते थे, बजाय इसके कि वो कोई काम खोजें। और जो अमीर थे, वो अपनी जमीनों को सुधारने या कोई नया उद्योग लगाने की बजाय शिकार करने, ताश खेलने और शराब पीने में अपना समय बर्बाद करते थे। बर्कले ने इस राष्ट्रीय चरित्र की बहुत ही कठोर और सीधी आलोचना की। उन्होंने अपने तीखे सवालों से इस आलस्य की नींद में सोए हुए समाज को जगाने की कोशिश की। वो पूछते हैं, क्या कोई भी मेहनती देश कभी गरीब रहा है, या कोई भी आलसी देश कभी अमीर हुआ है? ये एक बहुत ही सीधा और शक्तिशाली सवाल है। इसका जवाब हम सब जानते हैं। बर्कले हमें याद दिला रहे थे कि दौलत आसमान से नहीं टपकती, उसे मेहनत से कमाना होता है। वो कहते थे कि आयरलैंड की जमीन उपजाऊ है, यहाँ की नदियां हैं, यहाँ के लोग स्वस्थ हैं, तो फिर क्या चीज है जो हमें तरक्की करने से रोक रही है? और उनका जवाब था, हमारी अपनी इच्छा शक्ति की कमी। बर्कले ने बच्चों की शिक्षा पर बहुत जोर दिया। उनका मानना था कि मेहनत करने की आदत बचपन से ही डालनी चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि हर शहर में ऐसे स्कूल खोले जाएं जहां बच्चों को सिर्फ किताबी ज्ञान ही नहीं, बल्कि कोई ना कोई हुनर या कारीगरी भी सिखाई जाए, ताकि वो युवा होकर अपने पैरों पर खड़े हो सकें और देश के उत्पादन में अपना योगदान दे सकें। वो काम की गरिमा में विश्वास रखते थे। वो मानते थे कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। उन्होंने अमीरों को भी नहीं बख्शा। उन्होंने उन जमींदारों की खूब आलोचना की जो अपनी जमीनों से लगान तो वसूलते थे, लेकिन उसे सुधारने के लिए कोई निवेश नहीं करते थे। उन्होंने उन व्यापारियों की आलोचना की जो आसान मुनाफा कमाने के लिए सिर्फ विदेशी सामान का आयात निर्यात करते थे और देश में नई फैक्ट्रियां लगाने का जोखिम नहीं उठाते थे। बर्कले एक ऐसे उद्यमी वर्ग को पैदा करना चाहते थे जो जोखिम उठाए, नए नए प्रयोग करे और देश में रोजगार के अवसर पैदा करे। बर्कले का यह संदेश बहुत ही स्पष्ट था, अपनी किस्मत को कोसना बंद करो और काम पर लग जाओ। वो एक तरह के मोटिवेशनल गुरु की भूमिका निभा रहे थे, जो अपने देश को उसकी आत्मशक्ति का एहसास करा रहा था। वो कह रहे थे कि हमारी सबसे प्रमुख दौलत हम खुद हैं, हमारी मेहनत करने की क्षमता है। ये सबक आज भी उतना ही जरूरी है। कोई भी देश सिर्फ सरकार की नीतियों से महान नहीं बनता। वो महान बनता है अपने नागरिकों के चरित्र से, उनकी मेहनत से, उनकी ईमानदारी से। हर एक व्यक्ति जो सुबह उठकर मेहनत से अपना काम करता है, वो सिर्फ अपना पेट ही नहीं भर रहा होता, वो देश निर्माण के महान यज्ञ में अपनी एक छोटी सी आहुति भी दे रहा होता है। लेकिन अब यहाँ एक सवाल उठता है, अगर लोग मेहनत करें, उत्पादन करें, तो उस उत्पादन का क्या होगा? अगर एक किसान जरूरत से ज्यादा अनाज उगा ले या एक जुलाहा जरूरत से ज्यादा पोशाक बना ले, तो वो उसका क्या करेगा? यहीं पर जरूरत होती है एक बाजार की, एक व्यापार की। तो व्यापार पर बर्कले के क्या विचार थे और कैसे उन्होंने एक ऐसे बैंक का सपना देखा जो पूरे देश की किस्मत बदल सकता था? इस पर हम बात करेंगे अगले चैप्टर में। चैप्टर नंबर 6, एक नेशनल बैंक का सपना, जब एक दार्शनिक ने अर्थशास्त्रियों को रास्ता दिखाया। दोस्तों, जॉर्ज बर्कले ने बीमारी का निदान तो बहुत अच्छी तरह से कर लिया था। उन्होंने बता दिया था कि असली दौलत उत्पादन है और उत्पादन के लिए मेहनत जरूरी है। लेकिन वो ये भी देख रहे थे कि आयरलैंड की अर्थव्यवस्था का इंजन तो ठीक है, लेकिन उस इंजन को चलाने के लिए जो तेल चाहिए, यानी पैसा, वही गायब है। जैसा कि हमने पहले बात की, देश में सिक्कों की भारी कमी थी। इस वजह से लोग चीजें बनाना तो चाहते थे, लेकिन वो उन्हें बेच नहीं पाते थे। और दूसरे लोग खरीदना तो चाहते थे, लेकिन उनके पास खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। पूरी अर्थव्यवस्था एक तरह से जाम हो गई थी। इसी जाम को खोलने के लिए बर्कले ने द क्वेरिस्ट में अपना सबसे ठोस, सबसे व्यावहारिक और सबसे क्रांतिकारी प्रस्ताव पेश किया। और वो प्रस्ताव था एक नेशनल बैंक की स्थापना का। ये कोई साधारण बैंक का विचार नहीं था। ये एक ऐसा विचार था जो अपने समय से लगभग 200 साल आगे था। बर्कले ने क्या प्रस्ताव दिया? उन्होंने कहा कि हमें एक ऐसा राष्ट्रीय बैंक बनाना चाहिए जो सरकार के अधीन हो, न कि कुछ निजी साहूकारों के। इस बैंक का काम होगा कागज के नोट छापना, और इन नोटों का मूल्य सोने या चांदी पर आधारित नहीं होगा। तो फिर किस पर होगा? बर्कले ने कहा, इन नोटों का मूल्य आधारित होगा आयरलैंड की असली दौलत पर, यानी आयरलैंड की जमीन की उत्पादकता और उसके लोगों की मेहनत पर। यह बैंक एक तरह से पूरे देश की सामूहिक संपत्ति और क्षमता की गारंटी पर पैसा जारी करेगा। यह बैंक क्या क्या काम करेगा? सबसे पहले, यह पैसे की कमी की समस्या को हल कर देगा। अब व्यापार करने के लिए इंग्लैंड से आने वाले सिक्कों का इंतजार नहीं करना होगा। दूसरा,
और सबसे महत्वपूर्ण, ये बैंक किसानों, कारीगरों और छोटे उद्यमियों को कम ब्याज पर क्रेडिट या लोन देगा। सोचिए, ये कितना महत्वपूर्ण विचार था। एक किसान जिसके पास अच्छी जमीन तो है, लेकिन बीज और औजार खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं, वो इस बैंक से लोन ले सकता है, अपनी फसल उगा सकता है, उसे बेचकर अपना लोन चुका सकता है और मुनाफा कमा सकता है। एक कारीगर जिसके पास एक अच्छा आइडिया तो है, लेकिन अपनी वर्कशॉप खोलने के लिए पैसे नहीं हैं, वो इस बैंक की मदद से अपना सपना पूरा कर सकता है। ये बैंक एक तरह से अर्थव्यवस्था में एक हृदय की तरह काम करेगा, जो जरूरतमंद अंगों तक पैसे रूपी खून को पंप करेगा, ताकि वो फल फूल सकें। बर्कले समझ गए थे कि क्रेडिट या साख एक आधुनिक अर्थव्यवस्था की जान होती है। ये लोगों को भविष्य में निवेश करने की ताकत देती है। बर्कले का ये नेशनल बैंक सिर्फ एक आर्थिक संस्था नहीं थी, ये एक देशभक्ति का प्रोजेक्ट भी था। ये आयरलैंड की आर्थिक आत्मनिर्भरता का एक प्रतीक था। ये इस बात का ऐलान था कि हम अपनी समस्याओं को खुद सुलझा सकते हैं। हमें किसी बाहरी सहारे की जरूरत नहीं है। बेशक बर्कले के इस विचार का उस समय के कई लोगों ने विरोध किया। उन्हें लगा कि बिना सोने चांदी के कागज के नोट छापना तो बस हवा में से पैसा बनाने जैसा है। इससे देश में महंगाई अधिक हो जाएगी। लेकिन बर्कले ने अपने सवालों के जरिए इन सब शंकाओं का जवाब दिया। उन्होंने समझाया कि जब तक पैसा देश में उत्पादन को अधिक करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, तब तक महंगाई का कोई खतरा नहीं है। खतरा तब होता है जब आप बिना उत्पादन अधिक किए सिर्फ नोट छापते रहें। आज दुनिया का हर देश इसी तरह के सेंट्रल बैंक और फिएट मनी के सिद्धांत पर चलता है। जो बात आज हमें इतनी स्वाभाविक लगती है, उसकी पहली स्पष्ट और मजबूत वकालत जॉर्ज बर्कले ने लगभग 300 साल पहले ही कर दी थी। ये उनके जीनियस और उनकी दूरदृष्टि का सबसे मुख्य प्रमाण है। वो हमें सिखाते हैं कि हमें अपनी समस्याओं के समाधान के लिए हमेशा परंपरागत तरीकों पर ही निर्भर नहीं रहना चाहिए। कभी कभी हमें लीक से हटकर कुछ नया और साहसिक सोचने की जरूरत होती है। लेकिन इन सब आर्थिक सुधारों के अलावा बर्कले जानते थे कि एक और चीज है जो देश को अंदर से कमजोर कर रही है, और वो थी सरकार की भूमिका। तो एक अच्छी सरकार को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस पर बर्कले के क्या विचार थे, इसे हम जानेंगे अगले चैप्टर में। चैप्टर नंबर 7, एक अच्छी सरकार का धर्म। क्या कम शासन ही सबसे अच्छा शासन है? दोस्तों, जॉर्ज बर्कले ने आयरलैंड की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने का एक बहुत ही मजबूत नक्शा तो तैयार कर दिया था। स्वदेशी अपनाओ, मेहनत करो और एक नेशनल बैंक बनाओ। लेकिन वो ये भी जानते थे कि इस नक्शे को हकीकत में बदलने के लिए और देश को सही दिशा में ले जाने के लिए एक अच्छी और बुद्धिमान सरकार का होना बहुत जरूरी है। तो एक अच्छी सरकार के क्या कर्तव्य होते हैं? उसे किन चीजों में दखल देना चाहिए और किन चीजों को लोगों पर छोड़ देना चाहिए? द क्वेरिस्ट में बर्कले इस सवाल पर भी बहुत ही व्यावहारिक और संतुलित विचार प्रस्तुत करते हैं। बर्कले का आदर्श शासक एक देशभक्त राजकुमार है, एक ऐसा नेता जो अपने निजी स्वार्थ से ऊपर उठकर सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रजा की भलाई के बारे में सोचे। वो पूछते हैं, क्या एक सच्चे शासक का एकमात्र लक्ष्य अपनी प्रजा को खुशहाल और समृद्ध बनाना नहीं होना चाहिए? उनके लिए सरकार का उद्देश्य अपनी ताकत विकसित करना या शान शौकत दिखाना नहीं, बल्कि लोगों के जीवन को बेहतर बनाना है। तो इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकार को क्या क्या करना चाहिए? बर्कले एक एक्टिविस्ट सरकार की वकालत करते हैं, एक ऐसी सरकार जो देश की आर्थिक और सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में एक सक्रिय भूमिका निभाए। वो लेसे फेयर, यानी सब कुछ बाजार पर छोड़ दो वाली विचारधारा के समर्थक नहीं थे। वो जानते थे कि आयरलैंड जैसी पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए सरकार के सहारे की जरूरत होगी। उनके अनुसार सरकार के कुछ मुख्य कर्तव्य हैं। पहला, जैसा कि हमने देखा, देश की अर्थव्यवस्था को मैनेज करना। इसमें एक नेशनल बैंक की स्थापना करना, पैसे की सप्लाई को नियंत्रित करना और घरेलू उद्योगों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए नीतियां बनाना शामिल है। वो एक तरह से कह रहे थे कि सरकार को अर्थव्यवस्था का एक बुद्धिमान गार्डनर या माली होना चाहिए, जो सही समय पर पानी दे, खरपतवार को हटाए और पौधों को विकसित होने के लिए एक अच्छा माहौल दे। दूसरा मुख्य कर्तव्य है सार्वजनिक कार्यों का निर्माण करना। बर्कले पूछते हैं कि क्या अच्छी मार्ग, नदियां और बंदरगाह बनाए बिना कोई भी देश व्यापार और तरक्की कर सकता है? वो सरकार से आग्रह करते हैं कि वो देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करे, ताकि सामान और लोगों की आवाजाही आसान हो सके। तीसरा,
और बहुत ही महत्वपूर्ण कर्तव्य है लोगों के चरित्र का निर्माण करना। ये एक बहुत ही अनूठा विचार है। बर्कले मानते थे कि सरकार सिर्फ एक आर्थिक मैनेजर नहीं है, वो एक नैतिक गाइड भी है। सरकार का ये काम है कि वो अपने नागरिकों में मेहनत, ईमानदारी और देशभक्ति जैसे गुणों को प्रोत्साहित करे। और ये कैसे होगा? अच्छी शिक्षा के जरिए, अच्छे कानूनों के जरिए और आलस्य और फिजूल खर्ची जैसी आदतों को हतोत्साहित करके। वो तो यहां तक सुझाव देते हैं कि सरकार को जुए, शराबखोरी और विदेशी फैशन की नकल जैसी चीजों पर लगाम लगानी चाहिए, क्योंकि ये देश के नैतिक और आर्थिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बर्कले एक तानाशाही सरकार चाहते थे। वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के महत्व को भी समझते थे। वो बस ये कह रहे थे कि स्वतंत्रता का मतलब मनमानी करना नहीं होता। एक अच्छे समाज में व्यक्तिगत स्वतंत्रता को हमेशा सार्वजनिक भलाई के साथ संतुलित करना होता है। सरकार की लक्ष्मण रेखा वहीं तक है जहां तक उसके काम आम जनता की भलाई के लिए जरूरी है। बर्कले का ये मॉडल हमें एक बहुत ही संतुलित तस्वीर देता है। वो हमें सिखाते हैं कि हमें सरकार को एक दुश्मन की तरह नहीं देखना चाहिए और न ही हमें ये उम्मीद करनी चाहिए कि सरकार हमारी सारी समस्याएं हल कर देगी। सरकार एक जरूरी औजार है, लेकिन उसकी सफलता अंततः उन लोगों की बुद्धिमत्ता और नैतिकता पर ही निर्भर करती है जो उसे चला रहे हैं, और उन नागरिकों पर भी जो उस सरकार को चुनते हैं। लेकिन क्या होगा अगर देश के लोग ही आपस में बंटे हुए हों? क्या होगा अगर धर्म और राजनीति के नाम पर समाज में नफरत फैली हुई हो? इस बहुत ही संवेदनशील मुद्दे पर बर्कले के क्या विचार थे, इसे हम जानेंगे अगले चैप्टर में। चैप्टर नंबर 8, जब धर्म और राजनीति टकराते हैं, एक देशभक्त की अपील। दोस्तों, जॉर्ज बर्कले आयरलैंड की आर्थिक और नैतिक समस्याओं के बारे में तो लिख ही रहे थे, लेकिन वो एक और बहुत ही गहरे और दर्दनाक जख्म को भी देख रहे थे, जो उनके देश को अंदर ही अंदर खोखला कर रहा था। और वो जख्म था धार्मिक बंटवारे का। उस समय का आयरलैंड धार्मिक आधार पर बुरी तरह से बंटा हुआ था। एक तरफ थे अल्पसंख्यक प्रोटेस्टेंट ईसाई, जो ज्यादातर इंग्लैंड से आए हुए शासक वर्ग के लोग थे, और दूसरी तरफ थी बहुसंख्यक कैथोलिक आबादी, जो ज्यादातर गरीब, किसान और जमीन विहीन लोग थे, और जिन्हें दूसरे दर्जे का नागरिक समझा जाता था। इन दोनों समुदायों के बीच एक गहरी खाई थी। एक दूसरे के प्रति अविश्वास और नफरत का माहौल था। बर्कले खुद भी प्रोटेस्टेंट चर्च के एक बिशप थे, यानी वो शासक वर्ग का हिस्सा थे, लेकिन वो एक सच्चे देशभक्त और एक सच्चे मानवतावादी भी थे। वो देख सकते थे कि ये धार्मिक नफरत उनके देश को कैसे कमजोर कर रही है। वो जानते थे कि जब तक आयरलैंड के लोग, चाहे वो प्रोटेस्टेंट हों या कैथोलिक, खुद को पहले आयरिश नहीं समझेंगे, तब तक देश कभी भी एक होकर तरक्की नहीं कर सकता। द क्वेरिस्ट में बर्कले बहुत ही साहस और संवेदनशीलता के साथ इस मुद्दे पर भी अपनी आवाज उठाते हैं। वो सीधे सीधे राजनीतिक युद्ध में नहीं शामिल होते, बल्कि वो अपने सवालों के जरिए दोनों समुदायों को ये एहसास दिलाने की कोशिश करते हैं कि उनके साझा हित उनकी धार्मिक भिन्नताओं से कहीं ज्यादा अहम है। वो पूछते हैं, क्या एक कैथोलिक की गरीबी और एक प्रोटेस्टेंट की गरीबी में कोई फर्क है? जब देश में अकाल होता है, तो क्या वो सिर्फ कैथोलिकों को ही मारता है? क्या एक ऐसा देश तरक्की कर सकता है जिसका आधा शरीर दूसरे आधे शरीर से युद्ध कर रहा हो? इन सवालों के जरिए बर्कले एक साझा आयरिश पहचान बनाने की अपील कर रहे थे। वो कह रहे थे कि हमारी पहली पहचान हमारा धर्म नहीं, बल्कि हमारा देश होना चाहिए। वो दोनों तरफ के कट्टरपंथियों को चुनौती दे रहे थे। वो प्रोटेस्टेंट शासक वर्ग से कह रहे थे कि तुम अपनी कैथोलिक प्रजा को दुश्मन समझना बंद करो, उन्हें बराबर के अधिकार दो और उन्हें देश की तरक्की में भागीदार बनाओ। और वो कैथोलिकों से भी कह रहे थे कि तुम भी इंग्लैंड के दुश्मन के साथ मिलकर अपने ही देश को कमजोर करने की कोशिश मत करो। बर्कले का ये एक बहुत ही साहसी और समय से आगे का स्टैंड था। उस जमाने में धर्म ही लोगों की सबसे प्रमुख पहचान हुआ करता था, लेकिन बर्कले एक ऐसे सेक्युलर या धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवाद की नींव रख रहे थे जहां देश धर्म से ऊपर हो। वो समझ गए थे कि आर्थिक विकास और सामाजिक एकता एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक बंटा हुआ समाज कभी भी आर्थिक रूप से मजबूत नहीं हो सकता। ये सबक आज हमारे अपने देश भारत के लिए कितना ज्यादा जरूरी है। जब हम धर्म, जाति और भाषा के नाम पर एक दूसरे से युद्ध करते हैं,
तो हम अनजाने में अपने ही देश की तरक्की की जड़ों को काट रहे होते हैं। बर्कले हमें याद दिलाते हैं कि हमारी असली युद्ध एक दूसरे से नहीं, बल्कि हम सबकी साझा दुश्मन यानी गरीबी, अज्ञानता और पिछड़ेपन से है। और इस युद्ध को हम तभी जीत सकते हैं जब हम एक होकर लड़ेंगे। बर्कले सिर्फ बातें ही नहीं करते थे, वो अपने जीवन में भी इन सिद्धांतों पर अमल करते थे। बिशप होने के बावजूद वो अपने इलाके के कैथोलिकों के प्रति बहुत ही उदार और मददगार रवैया रखते थे। उन्होंने अपने क्षेत्र में कैथोलिकों को शिक्षित करने के लिए स्कूल खोलने की भी कोशिश की। वो एक सच्चे पुल निर्माता थे, जो दो अलग अलग किनारों को जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन क्या उनकी आवाज किसी ने सुनी? क्या उनके ये सवाल उस नफरत की आग को शांत कर पाए? इसका जवाब हम जानेंगे अगले चैप्टर में। चैप्टर नंबर 9, दार्शनिक की विरासत। क्या किसी ने बर्कले की बात सुनी? दोस्तों, हमने जॉर्ज बर्कले के क्रांतिकारी सवालों और उनके साहसिक समाधानों की एक लंबी यात्रा की है। उन्होंने अपने देश आयरलैंड को गरीबी और निराशा के दलदल से बाहर निकालने के लिए एक पूरा का पूरा रोड मैप तैयार कर दिया था। लेकिन अब सबसे प्रमुख और सबसे जरूरी सवाल ये उठता है कि क्या उनकी बातों का कोई असर हुआ? क्या उस समय के आयरलैंड ने अपने इस महान दार्शनिक की आवाज को सुना? सच तो यह है कि तात्कालिक रूप से बर्कले के विचारों का बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं हुआ। द क्वेरिस्ट प्रकाशित तो हुई और शिक्षित लोगों के बीच उस पर चर्चा भी हुई, लेकिन वो कोई विशाल राजनीतिक या सामाजिक आंदोलन खड़ा नहीं कर पाई। जिन समस्याओं की वो बात कर रहे थे, वो इतनी ज्यादा गहरी और पुरानी थीं कि उन्हें कुछ सवालों से ही सुलझाया नहीं जा सकता था। आयरलैंड की राजनीतिक और आर्थिक गुलामी जारी रही। अमीर लोग विदेशी सामान खरीदते रहे और गरीब लोग पिसते रहे। उनका एक नेशनल बैंक का सपना भी उस समय पूरा नहीं हो सका। तो क्या इसका मतलब है कि बर्कले एक असफल विचारक थे? बिल्कुल नहीं। एक महान विचारक के विचारों का असर अक्सर तुरंत नहीं होता। वो एक बीज की तरह होता है जो जमीन में रखा रहता है और सही मौसम आने पर सदियों बाद भी अंकुरित हो सकता है। बर्कले के विचारों के साथ भी ठीक यही हुआ। वो अपने समय से इतना ज्यादा आगे थे कि उस समय के लोग उन्हें पूरी तरह से समझ ही नहीं पाए। लेकिन उन्होंने जो सवाल उठाए थे, वो आयरलैंड के मानस में कहीं ना कहीं जिंदा रहे। आने वाली पीढ़ियों के आयरिश देशभक्तों और अर्थशास्त्रियों ने द क्वेरिस्ट को फिर से खोजा और उसे प्रेरणा ली। 19वीं और 20वीं सदी में जब आयरलैंड में आजादी का आंदोलन तेज हुआ, तो बर्कले के आर्थिक आत्मनिर्भरता और स्वदेशी के विचार एक बार फिर से प्रासंगिक हो गए। उन्हें एक आर्थिक पैगंबर के रूप में देखा जाने लगा, जिसने बहुत पहले ही अपने देश की समस्याओं को पहचान लिया था और उनका हल भी सुझा दिया था। और अर्थशास्त्र की दुनिया में उनका प्रभाव और भी ज्यादा गहरा और स्थायी था, भले ही उन्हें इसका श्रेय मिलने में बहुत देर लगी। एडम स्मिथ जैसे बाद के अर्थशास्त्रियों ने हालांकि बर्कले का ज्यादा जिक्र नहीं किया, लेकिन उनके विचारों में हमें बर्कले की सोच की स्पष्ट झलक मिलती है। और 20वीं सदी के महान अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड कीन्स ने तो खुलेआम स्वीकार किया कि बर्कले के पैसे और नेशनल बैंक पर दिए गए विचार कितने ज्यादा मौलिक और दूरदर्शी थे। आज का पूरा आधुनिक मॉनेटरी सिस्टम एक तरह से बर्कले के ही सपनों का साकार रूप है। तो बर्कले की विरासत हमें क्या सिखाती है? वो हमें सिखाती है कि एक अच्छे विचार की शक्ति कभी मरती नहीं है। हो सकता है कि उसे तत्काल सफलता न मिले, हो सकता है कि दुनिया उसे समझने में समय लगाए, लेकिन अगर विचार में सच्चाई और ताकत है, तो वो अपना रास्ता खोज ही लेता है। ये हमें सिखाती है कि एक दार्शनिक का काम सिर्फ हवा में सिद्धांत बनाना नहीं है, बल्कि अपने समाज की वास्तविक समस्याओं से जूझना और उनके व्यावहारिक समाधान खोजना भी है। बर्कले ने यही किया। वो अपने हाथी दांत के टॉवर से बाहर निकले और अपने लोगों के आंसू पोंछने की कोशिश की। उनकी ये किताब द क्वेरिस्ट आज भी एक जिंदा दस्तावेज है। ये हमें सिखाती है कि कैसे सोचना है, कैसे सवाल पूछना है और कैसे अपने देश की समस्याओं के बारे में एक जिम्मेदार नागरिक की तरह विचार करना है। ये हमें दिखाती है कि अर्थशास्त्र कोई बोरिंग या मुश्किल विषय नहीं है, बल्कि वो हमारे जीवन और हमारे समाज की भलाई से जुड़ा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण नैतिक और दार्शनिक उद्यम है। लेकिन अंत में इस पूरी किताब का, इन सैकड़ों सवालों का हम सब के लिए, हमारे अपने जीवन के लिए क्या संदेश है? इसका जवाब हम जानेंगे अपने आखिरी चैप्टर में। चैप्टर नंबर 10, सवाल पूछने की ताकत, बर्कले का अंतिम दर्शन। दोस्तों, हम जॉर्ज बर्कले और उनकी अनोखी किताब द क्वेरिस्ट की इस यात्रा के बिल्कुल अंत में आ पहुंचे हैं।
हमने उनके आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विचारों को समझा। लेकिन अगर हमें बर्कले के इस पूरे काम के पीछे छिपे हुए अंतिम दार्शनिक संदेश को समझना हो, तो वो संदेश किसी जवाब में नहीं, बल्कि खुद सवाल पूछने की कला में ही छिपा हुआ है। द क्वेरिस्ट सिर्फ अर्थशास्त्र की एक किताब नहीं है, ये सोचने के तरीके पर एक किताब है। ये हमें सिखाती है कि एक जागरूक और जिंदा दिमाग की सबसे प्रमुख पहचान है सवाल पूछना। बर्कले का पूरा तरीका हमें सिखाता है कि हमें किसी भी चीज को, चाहे वो कितनी ही पुरानी और स्थापित क्यों ना हो, उसे फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। हमें हमेशा पूछना चाहिए, क्या ये सच है? क्या ये जरूरी है कि चीजें जैसी हैं वैसी ही रहें? क्या कोई और बेहतर तरीका नहीं हो सकता? ये सवाल पूछने की आदत ही हर तरह की प्रगति और सुधार की पहली पायदान है। जब तक हम सवाल नहीं पूछते, तब तक हम अपनी समस्याओं को पहचान ही नहीं सकते। और जब तक हम समस्याओं को पहचानेंगे नहीं, तब तक हम उन्हें सुलझा कैसे सकते हैं? बर्कले हमें सिखाते हैं कि सवाल पूछना सिर्फ विनाशकारी नहीं, बल्कि रचनात्मक भी होता है। जब उन्होंने पूछा, क्या सोना ही दौलत है? तो उन्होंने सिर्फ एक पुराने विश्वास को तोड़ा नहीं, बल्कि उन्होंने दौलत की एक नई और ज्यादा रचनात्मक परिभाषा के लिए जगह बनाई। जब उन्होंने पूछा, क्या हम अपना पैसा खुद नहीं बना सकते? तो उन्होंने एक नए और बेहतर भविष्य की कल्पना का दरवाजा खोला। हर महत्वपूर्ण सवाल अपने अंदर एक नए जवाब की संभावना लेकर आता है। उनका ये तरीका हमें बौद्धिक विनम्रता भी सिखाता है। एक ऐसा इंसान जो सिर्फ जवाब देता है, वो अक्सर अहंकारी हो जाता है। उसे लगता है कि उसे सब कुछ पता है। लेकिन एक ऐसा इंसान जो अच्छे सवाल पूछता है, वो हमेशा एक छात्र बना रहता है। वो हमेशा ये मानता है कि अभी भी बहुत कुछ है जो वो नहीं जानता। ये खुले दिमाग का रास्ता है जो हमें कट्टरता और पूर्वाग्रह से बचाता है। आज की दुनिया में जहां हमें हर तरफ से बने बनाए जवाब और रेडीमेड ओपिनियन दिए जा रहे हैं, बर्कले का ये तरीका पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। सोशल मीडिया और न्यूज चैनल हमें बताते हैं कि हमें क्या सोचना चाहिए, किस पर गुस्सा होना चाहिए और किस से नफरत करनी चाहिए। बर्कले हमें इस बौद्धिक गुलामी के खिलाफ विद्रोह करना सिखाते हैं। वो कहते हैं, रुको, दूसरों के दिए हुए जवाबों को निगलने से पहले अपने खुद के सवाल पूछना सीखो। तो बर्कले का अंतिम दर्शन क्या है? उनका अंतिम दर्शन है एक जागरूक नागरिक का दर्शन। एक ऐसा नागरिक जो अपनी आंखें और अपना दिमाग खुला रखता है, जो अपनी सरकार से सवाल पूछता है, जो अपने समाज की आदतों पर सवाल पूछता है और जो सबसे जरूरी, अपने खुद के विश्वासों पर भी सवाल पूछता है। एक ऐसा नागरिक जो सिर्फ शिकायतें नहीं करता, बल्कि समाधान खोजने की प्रक्रिया में भी हिस्सा लेता है। द क्वेरिस्ट सिर्फ 18वीं सदी के आयरलैंड के लिए नहीं लिखी गई थी। ये हर उस देश और हर उस समाज के लिए लिखी गई है जो अपनी समस्याओं को सुलझाना चाहता है और एक बेहतर भविष्य बनाना चाहता है। ये एक हैंडबुक है, एक गाइड है जो हमें सिखाती है कि एक देश की सबसे प्रमुख संपत्ति न तो उसका सोना है, न उसकी सेना, बल्कि उसके वो नागरिक हैं जो अच्छे और गहरे सवाल पूछने की हिम्मत रखते हैं। और इसी के साथ दोस्तों, हम आज इस अद्भुत यात्रा के अंत पर पहुंचते हैं। इस प्रेरणादायक पुस्तक के आधार पर हमने साथ मिलकर यह जाना कि कैसे सवाल पूछने की कला एक पूरे देश की सोच और तकदीर को बदल सकती है। मुझे उम्मीद है कि इस ऑडियो बुक के जरिए हमने जो कुछ भी सीखा है, वह सिर्फ सुनने तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आपके जीवन का मार्गदर्शन भी करेगा। याद रखिएगा, यह ज्ञान केवल जानकारी नहीं है, बल्कि आपके भीतर की अपार क्षमता को जगाने की कुंजी है। यह ऑडियो बुक आपको यह सिखाती है कि कैसे अपने विश्वासों पर सवाल उठाएं, कैसे दौलत और पैसे के असली मतलब को समझें और कैसे एक जागरूक और जिम्मेदार नागरिक बनकर अपने समाज की भलाई में योगदान दें। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, यह आपको यह भी सिखाती है कि आप कितने शक्तिशाली हैं और आपके अंदर कितनी क्षमता छिपी हुई है। अब जब आप इस ऑडियो बुक को सुनना समाप्त कर रहे हैं, तो मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूं। इन सिद्धांतों को याद रखें, इन पर विचार करें और इन्हें अपने दैनिक जीवन में लागू करने का प्रयास करें। और हमेशा याद रखें, आपके भीतर असीम शक्ति है और आप जो भी चाहें पा सकते हैं। आपके इस बहुमूल्य समय के लिए और इस यात्रा में मेरे साथ जुड़ने के लिए दिल से धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई होगी और इसने आपको अपने मन की शक्ति और नियंत्रण के बारे में कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई, तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करना न भूलें, ताकि वे भी इस ज्ञान का लाभ उठा सकें। और हाँ,
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको ऐसी ही और प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक ऑडियो बुक्स मिलती रहें। और हाँ, अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। आपके विचार और सुझाव हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और हमें भविष्य में और भी बेहतर ऑडियो बुक्स बनाने में मदद करेंगे। तो कृपया कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें। हम जल्द ही एक और नई ऑडियो बुक के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए और हमेशा अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ते रहिए। याद रखें, आपके सपने सच हो सकते हैं।